हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम लोग कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ रिमेनिंग टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम पहले लेक्चर पे क्या बातें कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको मैं ऐसे रिवाइज करवा देता हूँ। बस बिल्कुल आप यहाँ ध्यान से देखिए। फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ सोल्यूशन के बारे में बात किए थे कि एक्चुअल में सोल्यूशन की डिफिनेशन क्या होती है। सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पार्ट बी में कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म के बारे में बात किए थे, जिसमें से मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 4 टर्म्स हैं जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है। और इस पे हम 3 क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे। इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेलिटी के बारे में, पार्ट पर बिलियन। आई थिंक फॉर्मेलिटी भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग। हाँ, फॉर्मेलिटी भी डिस्कस हो गया था। इधर अगर हम बात करें तो ये रहा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तक सारा चीज़, जिसमें से फॉर्मेलिटी भी डिस्कस हो चुका है। तो आज हम देखिए डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टारगेट होगा एक तो ये पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, और परसेंटेज के कुछ टर्म्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेंथ के बारे में। ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्या इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आपका टाइम ना बेकार करते हुए अब हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का टारगेट है कि 2-3 टर्म समझने हैं और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्ट पर मिलियन, ये एक्चुअल में पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन, ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म तब आती हैं जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या सॉल्यूट के अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कम नंबर में प्रेजेंट हो, या ऐसे कह लें किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज़्यादातर पानी ही पानी होता है, बस कुछ ही सॉल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वगैरह में जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब डिफाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर उसमें एक्यूरेसी बहुत ही कम आती है, तब हम पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन को यूज कर लेते हैं। आइए इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वेरी लेस अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन अ पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन। बहुत ज़्यादा कम, वेरी वेरी लेस अमाउंट में, वेरी वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, अगर ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तब हम किसका यूज कर लेते हैं, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन का। देखिए कुछ है नहीं, अभी तक जितने भी हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म वगैरह पढ़ते आए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर मोलेलिटी को छोड़ दिया जाए, स्मॉल या मोला मोलेलिटी, उसी में सिर्फ नीचे सॉल्वेंट आया था, बाकी हर जगह ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन आया है। ऐसे आप चीज़ों को कैटेगराइज करके याद कर लीजिए। और मैं आपको बताया भी था कि जो हल्के होते हैं वो लोग ऊपर रहते हैं, सर के ऊपर रहते हैं, बोझ उठाना, हल्का बोझ अच्छा होता है। तो जो लोग बड़े होते हैं वो लोग नीचे, या फिर जो भारी होते हैं वो नीचे कहाँ, नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे बात करते हैं हम। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पार्ट पर मिलियन। मिलियन पता है 10⁶ एटम, या फिर इतने नंबर को 1 मिलियन बोला जाता है। चलिए दो फॉर्मूले हम एक ही में लिख के रखे हैं, आप इसको देखिए। जैसे या तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन हो। अगर हम बात करें वेट ऑफ अगर सॉल्यूट हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के वेट से डिवाइड कर दे, ठीक, और किससे मल्टीप्लाई कर दे, 10⁶ से। तो ये क्या आ जाएगा, पार्ट पर मिलियन आ जाएगा। या फिर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कर सकते हैं, इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये किस में आ जाएगा, मिलियन में, क्योंकि ये 1 मिलियन के बराबर होता है, 10⁶। इसी तरीके से अगर पार्ट पर बिलियन की बात है तो 10⁹ कितना होता है, बिलियन होता है। उसी तरीके से वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर वेट में बात हो रही तो दोनों टर्म वेट में रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वैल्यू वॉल्यूम में दी गई हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10⁹ से, क्योंकि हमें बिलियन में कैलकुलेट करना है, पार्ट पर बिलियन। बहुत ही आसान है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन करके अगर मिलियन में पूछा जाए तो 10⁶ से, और बिलियन में कैलकुलेट करना है तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज वाले टर्म्स के बारे में। कुछ परसेंटेज में टर्म्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामिनर का ध्यान इस परसेंटेज वाले टर्म्स पे कुछ ज़्यादा रहता है, चाहे वो कंपटीशन वाला एग्जाम हो, चाहे बोर्ड ही क्यों ना हो। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आप चीज़ों को एकदम सीक्वेंस में समझते हुए चलिए, बहुत ज़्यादा आसान है ये। क्या जब हम किसी भी टर्म को परसेंटेज में बात करते हैं तो वो 100% में होता है। इसी तरीके से जैसे अगर हम पार्ट पर मिलियन में बात कर रहे थे, पार्ट पर बिलियन में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे अगर परसेंटेज में बात हो रही है तो ये क्या 100 के बराबर होगा? तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सुनिए, जो फ्रैक्शन आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज मतलब सोल्यूट का भी वेट होगा और सॉल्यूशन का भी वेट होगा, और हमेशा ऊपर क्या आ रहा है? सोल्यूट आ रहा है। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज में। कई बार मेडिसिन वगैरह पे ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कुछ इस तरीके की चीज़ें, उनका यही मीनिंग होता है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 40% वेट बाई वेट H2SO4। देखिए तो ये 40% है ना, 40% एक्चुअल में सॉल्यूट है, और परसेंटेज मतलब 100%। 100% में क्या, 100 में क्या है? सोल्यूशन। देखिए इसकी मीनिंग क्या हुई? 40 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, या फिर 60 ग्राम सॉल्वेंट। क्योंकि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो 40 ग्राम सोल्यूट है, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा? सॉल्वेंट ही होगा। तो इसका ये मीनिंग हुआ। 40% वेट बाई वेट H2SO4 का क्या मीनिंग हुआ? कई बार ये क्वेश्चन में आजकल ऐसे यूज कर लिया जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 40 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी 40 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में, या फिर 60 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यानी सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। सर सोल्यूट का वॉल्यूम कैसे? अरे डेंसिटी वगैरह से निकाल सकते हैं ना, हम लास्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अगर वहाँ पे अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो मास गिवन होगा तो उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बहुत आसान है। जैसे इसके पहले क्या था? वेट बाई वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। इसी तरीके से अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। अब चलिए एक इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। 30% वेट बाई वेट H2SO4, इसका क्या मतलब हुआ? 30 ml, देखिए वेट नहीं, इसके पहले 40 ग्राम था, क्योंकि वहाँ पे वेट बाई वेट था। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो ml में सारी बातें करेंगे। 30 ml ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या फिर 70 ml ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि अगर 100 ml सोल्यूशन है तो उसमें से 30% अगर सोल्यूट हो गया तो 70% क्या बच गया? 70% या 70 ml क्या बच गया? अपना सॉल्वेंट। ठीक, तो ये जो कुछ इस तरीके से लिखा होता है तो इसको कैसे समझना वो लैंग्वेज में भी लिख के आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से समझिए, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम मतलब ऊपर हमेशा क्या आता है? सॉल्यूट आता है। तो सॉल्यूट का तो वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम, कुछ ऐसे। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। देखिए यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो इस वजह से। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है 50% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4, मतलब ये 50 ग्राम। देखिए क्योंकि ये सॉल्यूट किस में है? सॉल्यूट है इसमें वेट में, तो सॉल्यूट ग्राम में हो गया ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में कितना? 50 ग्राम क्या प्रेजेंट है? H2SO4, ये वेट से प्रेजेंट है। तो क्या ये तीनों चीज़ें हो गई? देखिए ये परसेंटेज में हो गया। अगर वेट बाई वेट दिया हो तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वेट बाई वॉल्यूम दिया हो तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। चलिए अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं।
इसको देखिए, ध्यान समझिए। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। ये वो किसी चीज की स्ट्रेंथ होती है, या वो किसी विलियन, किसी सोल्यूशन का स्ट्रेंथ होता है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या ऐसा ही कुछ अभी पढ़ के निकले हैं? वेट बाई वॉल्यूम वाले केस में तो उसी से मिलता जुलता कुछ है। तो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, तो इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर। ये दिया वेट बाई वॉल्यूम। चलिए, एक रिलेशन है, इसको ऐसे ही आप ध्यान रख लीजिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सॉरी, इसके बारे में अगर हम बात करें, मोलरिटी और परसेंटेज बाई मास में क्या रिलेशन होता है। तो मोलरिटी और परसेंटेज बाई मास में कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है, जैसे डेंसिटी इन सब के टर्म्स में दिया हो। तो ये फॉर्मूला आप याद ही कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसको कैलकुलेट करके करना है, थोड़ा बहुत मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ कैसे। चलिए देखिए, एक रफ आइडिया ले लीजिए आप। जैसे मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू, लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया गया है, 1000 बाई क्या होता है? वॉल्यूम ml में। ये सॉल्यूशन का होता है और ये किसका होता है? सॉल्यूट का होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम वैल्यू से नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए। क्या बात क्लियर हुई? वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूशन से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो देखिए, क्या ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या परसेंटेज बाई मास बन गया? ठीक, और उसके बाद से क्या ये वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये डेंसिटी बन गया? हाँ बिल्कुल, डेंसिटी बन गया। अरे बस इसी को लिखा गया है। देखिए, ये परसेंटेज बाई मास यहाँ से, ये डेंसिटी आ गया यहाँ से, और ये देख लीजिए, जैसे ये परसेंटेज वगैरह हो गया, और उसके बाद से नीचे बच गया मॉलिक्यूलर वेट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें से, क्योंकि जब हम वेट और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन करते थे तो उसमें 100 आता था, इंटू 100 का मल्टीप्लाई होता था। तो ये कहीं ना कहीं रुक जाइए, मैं इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे था 1000, इसको देख लीजिए, ये वाला पोर्शन क्या बच गया? परसेंटेज बाई मास बच गया। तो यहाँ पे 10 बच गया, तो ये 10 लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो जितना हम पढ़ें इसी पे बेस्ड है। चलिए, हाँ, अब आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 0.1 मोलर ऑफ इक्वस सोल्यूशन। 0.1 मोलर ऑफ इक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या है? चलिए, इसका सोल्यूशन आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। तो जितनी चीज़ें पढ़ाई गई, मोलिलिटी के बारे में बात हो रहा है, छोटा वाला यम। चलिए, तो इसका क्या मतलब हो गया? 0.1 मोलर ऑफ इक्वस सोल्यूशन, इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि 0.1 मोल किसका? सोल्यूट का। 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मोलिलिटी क्या होता था? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। केजी में होता था ये, लेकिन अगर ग्राम में लिखें, क्योंकि अगर हम इसको बात कर रहे थे इतने ग्राम में, ठीक, तो अब समझिए क्या ये मीनिंग निकल गया इसको, क्योंकि हम ग्राम में लिख रहे हैं, क्योंकि इसको भी मोल में कन्वर्ट करना होगा, या तो 1 kg में लिख दें हम इसको, तो ये मीनिंग निकल के आ गया यहाँ से। ये मीनिंग हुआ कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि मोलिलिटी में यहाँ पे सॉल्वेंट आता था। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन अब बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फिर वो अपॉन टोटल कर देंगे। तो चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। पहले मोल निकाल लें, किसका? सॉल्यूट का। क्या सॉल्यूट का मोल मिल चुका है हमें? हाँ बिल्कुल, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 0.1 मोल मिल चुका है। अब मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया तो क्या वाटर ही होगा, तो वेट कितना मिल गया देखिए 1000 बाई वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। और इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आप कई बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आप देखेंगे तो ये आता है 55.5। अरे ये 0 कटा दीजिए, 18 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना, लगभग 5 बार में जाएगा, फिर एक डेसिमल बच जाएगा, कुछ ऐसे कर देंगे, ये 55.5 के आसपास आता है। तो अब चलिए, अब इसको क्या करना है? अब चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो क्या दोनों के मोल मिल चुके हैं, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर लिख देंगे। चलिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, n सॉल्यूट अपॉन में n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, कुछ ऐसा करेंगे। तो n सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 0.1 मोल, और फिर नीचे 0.1 प्लस 55.5, तो एक्चुअल में इसको हम 0.1 बाई 55.6 लिख सकते हैं। बस आ गया ये। और इसको और सिंपलीफाई करना है तो इसको ऊपर वाले को 1 कर लें, एक डेसिमल यहाँ से इधर गया तो ये भी इधर चला जाएगा, तो 1/556, 1/556, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्वेंट का भी निकालना होगा तो क्या आप कर सकते हैं? सॉल्वेंट का क्या करेंगे देखिए, x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है, बस यहीं से निकाल लेंगे, क्योंकि x सॉल्वेंट करेंगे तो 1 माइनस x सॉल्यूट कर लेंगे, जो कि ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आई होप अब डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें मेन पार्ट क्या था ये समझने वाला कि 0.1 मोलल ऑफ इक्वस सोल्यूशन, देखिए इक्वस से वाटर का पता लग गया कि वो वाटर ही था, और कुछ ना भी दिया हो तो हम वाटर कंसिडर करते हैं। 0.1 मोलल यानी 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलिलिटी की डिफिनीशन से निकल गया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए वीडियो को पॉज करिए, अब इसको ट्राई करिए। बिल्कुल एक बार अपना एफर्ट दिया करिए आप लोग। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर केन इन वाटर रिक्वायर्ड टू अ प्रिपेयर्ड 250 ग्राम ऑफ अ 25% बाई मास केन शुगर सोल्यूशन। यानी देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो सोल्यूशन है वो कितना है, 250 ग्राम है। ठीक है, तो क्या वेट ऑफ सोल्यूशन मिल गया? देखिए 250 ग्राम ऑफ 25% बाई मास केन शुगर सोल्यूशन, तो कितना मिल गया? 250 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज बाई मास है तो दोनों मास में ही होंगे, परसेंटेज बाई मास है तो मतलब दोनों मास में चीज़ें होंगी। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज बाई मास, दोनों चीज़ें मतलब सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर लें। देखिए ये 25% खुद ही दे रखा है, 25% बाई मास, तो इसकी वैल्यू दे दिया है। रुक जाइए मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। ये कितना दे रखा है? 25। क्या ये 25% दे रखा है? बस अब चलिए अभी इसके जगह 25 रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो 25 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू रख देते हैं 250 ग्राम इंटू 100। क्या यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर केन एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो यानी कि शुगर केन का सॉल्यूट का भी मास चाहिए, वेट चाहिए और सॉल्वेंट का भी चाहिए। ये तो सॉल्यूशन का है। तो चलिए सॉल्यूट का निकाल लें, फिर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का भी आ जाएगा। चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या ये शुगर केन ही है? ये शुगर केन की तो बात हो रही है, ठीक ठीक। तो अब हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको यहीं रहने दें, तो बाकी 25 इंटू 25 मतलब 250, और ये नीचे चला जाएगा, इधर लेके जाएंगे हम तो 100। एक बार देख लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट यहीं रहने दिए, ये यहीं रहने दिए, इसको लेके चले गए यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ गया डिवाइड में। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? चलिए अब एक जीरो से तो एक जीरो चला गया, और 25 गुणे 25 625, 625 बटा 10, तो ये कितना आ जाएगा 62.5। ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 250 माइनस 62.5, ये आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसमें क्या करना, इसमें देखिए क्या क्लिक करना था कि जो 25% दिया हुआ, ये परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है, और 250 ग्राम ये सॉल्यूशन दिया हुआ था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसको भी वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से सॉल्व करिए पहले, ठीक। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए इसमें कुछ कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए पूछा क्या है। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट द मोलिलिटी, यानी मोलिलिटी सॉरी मोलरिटी, मोलरिटी पूछी यानी जी यहाँ पे मोलरिटी पूछा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। चलिए कैलकुलेट द मोलरिटी, यानी आपको क्या चाहिए, कैपिटल है, मोलरिटी चाहिए, ये हो गया। देखिए आपको दे क्या रखा है, 300 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ अ कैल्शियम नाइट्रेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये बहुत सारे चुने हुए क्वेश्चन हैं, तो इसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट सोल्यूट है, और विच कंटेन 3.011 10⁻22 नाइट्रेट आयन, यानी इतने नंबर सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले तो यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे आपको क्या मिला। देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई इससे क्या मिला, कुछ कन्वर्जन समझ लीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो, इसका मतलब 1 ml ही होता है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब दिया हो तो इसका मतलब 1 लीटर होता है। ये 11th के एनसीईआरटी में कन्वर्जन, 9th में भी दिया हुआ है, 9th के भी एनसीईआरटी में कन्वर्जन में दिया हुआ है।
चलिए जहाँ जहाँ चीज़ें आएंगी मैं वहीं साथ में बताते चलूँगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो वो कुछ नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करना है इसको। ये सीधे 300 ml भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिए तो वो 1 ml होता है, सॉरी ये 1 ml है, और 1 dm क्यूब है तो वो 1 लीटर के बराबर है। एक बार नीट में 1 dm क्यूब पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कुछ वैल्यू दे के। चलिए अब बात करते हैं। तो अब हम इसमें हमें क्या निकालना है, मोलिरिटी निकालनी है। तो क्या सॉल्यूट के मोल चाहिए पहले? चलिए मोलिरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एकदम बेसिक फॉर्मूला बात करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो देखिए ये सॉल्यूट का नंबर दे रखा है, इतने आयंस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे नंबर दे रखा है। तो मोल, नंबर से मोल कैसे निकालते हैं? मोल ऐसे निकालते हैं हम, अगर नंबर गिवन है तो गिवन नंबर को अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देते हैं, एन ए, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। चलिए अब आइए मोल कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन समझते हैं आप लोग, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, उसी तरीके से नाइट्रेट आयन होता है NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। ठीक, इसके हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसी से डिवाइड कर दीजिए, 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो क्या ये 2 टाइम में चला गया? इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, या फिर नीचे रहने दीजिए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/20, क्योंकि ये पार्ट अगर इससे कट भी जाएगा तो ये 10 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में कितना आ गया? 1/20। इतने मोल आ गए किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट के इतने मोल आ गए सॉल्यूट के। अब देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में करना क्या है कि ये किसके आ गए? नाइट्रेट आयन के आ गए। इसको सॉल्यूट ना लिख के मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन ही लिखा जाए, क्योंकि हमें गिवन क्या है? नाइट्रेट का दिया हुआ है। अब एक्चुअल में सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, ये है सॉल्यूट। अब आइए अब ऐसे समझते हैं कि जब ये कैल्शियम नाइट्रेट रहा होगा, ठीक, तो ये कैसे ब्रेक हुआ होगा? आयंस में कैल्शियम +2, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, और 2NO3 माइनस में कुछ ऐसे ब्रेक हुआ होगा। सर ये इतनी सारी बातें कैसे पता लगेंगी? अरे बहुत आसान होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम पे हमेशा +2 चार्ज होता है। जो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप के हैं ना, उस पर हमेशा +1 चार्ज, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसमें। और जो सेकेंड ग्रुप के हैं ना, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये इन सब पे हमेशा +2 चार्ज होता है। तो अगर कैल्शियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट पे -1, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज, एक नाइट्रेट पे -1 चार्ज, तो 2 नाइट्रेट होंगे। अब कुछ ऐसे ही ब्रेक हुए होंगे आयंस में, अगर ब्रेक हुए हैं तो अगर ये देखिए स्टोइकियोमेट्री से ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल होगा, तो ये कितना होगा? 2 मोल। तो अगर इसके 2 मोल हैं तो इसका आधा है, ये मतलब 1 मोल है। तो अगर इसके कितने मिले हमारे पास? नाइट्रेट के कितने मोल मिल गए? देखिए NO3 माइनस के, ये इसके मोल आए हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए? तो इसका है 1/20, तो ये उसका भी आधा होगा, तो कितना हो जाएगा?
1/40। सर ये आधा कैसे हुआ? अरे 1/20 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधा हो ही जाएगा ना। देखिए 2 मोल थे तो 1 मोल ये, तो ये 1/20 मोल है, तो ये 1/40 मोल हो जाएगा। ठीक, ऐसे आ गया कुछ वैल्यू। अब देखिए एकदम आसान हो गया। क्या अब जो चाहिए था वो मिल गया? ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट है। बस मोलरिटी हो गया, सॉल्व हो गया। अब मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट, ये 1000 में तो ml में लिख देंगे, तो क्या 300 था? 300 ml। ये क्या है? सॉल्यूट का। तो ये कुछ कैसे कैंसिल आउट हो गए? ये 1/12 ये आ गई मोलरिटी। अच्छा चलिए, इसमें देखिए क्या क्या सीखने वाली बातें थी इस क्वेश्चन में, कि जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो ml के बराबर होता है। कैल्शियम नाइट्रेट से ये रिएक्शन, आप इसको लेके परेशान मत होइएगा, बिल्कुल जितनी चीज़ें सीखने वाली हैं उससे सीखते रहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। ठीक, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हम 3 ही क्वेश्चन थे क्या? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज देखिए हम लोग बहुत सारी कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं किए हैं, छोटी छोटी बातें की हैं। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ एकदम फटाफट से। ये तो कुछ पीछे के क्वेश्चन है। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ये 10⁶ से मल्टीप्लाई करना था। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पार्ट पर मिलियन में है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पार्ट पर बिलियन है तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये टर्म यूज कब करते हैं? जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, बहुत ज़्यादा ही कम हो। परसेंटेज वाला, ये आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, परसेंटेज वाला। परसेंटेज बाई मास, यानी सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इसी तरीके से वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम था। स्ट्रेंथ के बारे में बात हो गई थी और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए थे। अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट वगैरह रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ तक इतना तसल्ली से वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल रेगुलर रहिए। ये सीरीज़ अब बिल्कुल रेगुलर ही रहेगी, तो आप भी मेरे साथ बिल्कुल रेगुलर बने रहिए। हालांकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं रेगुलर हूँ, तो आप अपने लिए खुद भी तो रेगुलर रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।